नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहले की जैसे आज की वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये एनटीपीसी रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए प्रश्न। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखा तो आप देख लीजिए। हम इसमें आपको बहुत ही विस्तार से डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है मानव के अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। तो मानव के जो अमाशय द्वारा यानी कि स्टमक, अमाशय मतलब स्टमक द्वारा कौन सा अम्ल यानी कि एसिड निकलता है या उत्पादित होता है। तो HCl। ठीक है, 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है समान स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है। तो अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है। तो हमारे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्लेम करता है। ठीक है, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन आहार नाल में जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भोजन है, आहार नली, जिसको ये आहार नली जिसे कहा जाता है, इसमें जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा अंतर्ग्रहण। क्या अंतर्ग्रहण, यानी कि जब भोजन लेते हैं तो उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। याद रखें, ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है। तो जो भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है, लार सहायता करता है, जिस स्लाइवा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लार को स्लाइवा कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है। यानी कि पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम भोजन लेते हैं तो उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण इसमें है देखिए और इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है तो इनको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद हमारा जो भोजन है पाचन की तरफ बढ़ता है। क्या करता है, पाचन की तरफ बढ़ता है। तो फिर पाचन, तो तीसरा अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखिए, पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को लेने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पाचन। पाचन में होता है यानी कि जैसे टुकड़ों को जैसे हम जैसे खाते हैं उनको छोटे छोटे में पार्टी उसमें डिवाइड करना, उसको हो गया। फिर इसके बाद अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है क्या, उसको पचना और जो उससे जो विटामिन मिनरल्स है वो क्या रक्त में चले जाना। और भाई क्षेपण का मतलब होता है मल के रूप में उनको बाहर निकाल देना। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में कौन परिवर्तित करता है, यानी कि कौन सा रस है, कौन सा जूस है ऐसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पित्तरस। कौन सा, पित्तरस। ठीक है, और पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्तरस जो है हृदय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हृदय यानी कि लीवर से निकलता है। याद रखिए, कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। माफ कीजिएगा, पित्तरस जो है लीवर से निकलता है। अगला है पित्तरस जिसे विली जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली जूस कहा जाता है। यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है। तो यकृत, लीवर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, इसके द्वारा निकलता है और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जब भोजन पेट से निकलकर छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्तरस उत्सर्जित होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो कौन सा भाग करता है, तो आप 4 छोटी याद करता है। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पयासीकरण के लिए शामिल है, यानी कि पयासीकरण में शामिल है। तो हमारा यकृत इसका सही उत्तर होगा। क्या यकृत इसका सही उत्तर होगा, हमारा एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ष क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के से आवेगों को संचालित करता है। तो कौन करता है, ये करता है मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है इंग्लिश में। याद रखिएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जिसे आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड, ये लिखा है चित्र में, ये करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, यानी कि जो मानव त्वचा की जो बाहरी लेयर है उसको किस नाम से जाना जाता है। उसे जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। जैसे ये त्वचा है इसे एपिडर्मिस कहा जाएगा। ठीक है, बाहरी लेयर। ठीक है, अब देखिए मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस होता है। यह त्वचा एक पतली
कड़ी परत होती है। एपिडर्मिस के बारे में कुछ खास बातें हैं, इसके बारे में कौन कौन सी कुछ खास बातें, इनको आप जरूर देखिए। यह शरीर को नुकसान से बचाती है, यह शरीर को हाइड्रेट रखती है, इसमें मेलेनिन होता है जो त्वचा का रंग निर्धारित करती है, ठीक है। अर्पिडिस में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, जो एपिडर्मिस होता है इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एपिडर्मिस की मोटाई शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होती है, पलकों पर यह सबसे पतली होती है। तो अगर पूछा जाए कि एपिडर्मिस जो शरीर की सबसे बाहरी परत है, सबसे पतली कहाँ पर पाई जाती है, तो पलकों पर पाई जाती है, जबकि हथेलियों और तलवों पर सबसे मोटी होती है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत लगातार झड़ती रहती है, जिसे स्ट्रस या कॉरियम कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्वचा के अन्य 2 भाग डर्मिस और सबक्यूटिटस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। तो कौन सा भाग भावनाओं का केंद्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रग मस्तिष्क, ठीक है, प्रामस्तिष्क। अगला है छोटी आंत की आंतरिक परत में जैसी उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। तीसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है, यूरिया का उत्पादन कहाँ होना, तो यूरिया का जो उत्पादन लीवर में होता है, लीवर, ठीक है। लीवर जिसे यकृत कहा जाता है हिंदी में, तो लीवर में होता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानव शरीर का ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ठीक है, जो एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन्स भी स्राव करती है, इनका उत्पादन करती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, तो ऐसी है अग्नाशय ग्रंथि, यानी जिसे पेनक्रियास कहा जाता है। आपको चित्र में पेनक्रियास दिख रहा होगा, इसे पेनक्रियास कहा जाता है। ये इसे जो इसको पेनक्रियास कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इस कुछ इस प्रकार ये यहाँ पर फिक्स होती है हमारे शरीर में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो मनुष्य की हाइट नहीं बढ़ती है, आप जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, उनके लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो कौन सा हार्मोन है उनके लिए उत्तरदायी है, तो उसे प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वड़क है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है उसका रंग जो लाल होता है, ठीक है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पित्त द्वारा स्रावित होता है, यानी कि जो पित्त है, पित्त जो किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो हमारे इसके 4 द्वारा, ठीक है। पित्त रस जो है लीवर द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा निकलता है। आप लोग याद रखिए, आपके सामने जो है लीवर का चित्र, ये डायग्राम किसका, लीवर का है, ठीक है। अगला है छोटी और बड़ी मानव आंत के बीच कौन सा लंबी है। तो कौन सा लंबी है, तो ये आपको बताना है। तो 68 का हमारा होगा छोटी आंत, ठीक है। नाम छोटी आंत है लेकिन है ये लंबी। अगला है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है तो 2 होते हैं, ठीक है। आप लोग किसका सही उत्तर क्या होगा, 2 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 69 का 2 इसका सही उत्तर होगा, जिसे XX और Y ये दोनों होते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। अगला है हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है। तो वसा संचय करने वाला जो ऊतक है हमारे शरीर में, वसा ऊतक है, क्या है, वसा ऊतक है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा वसा का मतलब होता है फैट। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो पित्त रस का कौन सा उत्पादन करता है, ये आप बता दो, यकृत करता है, जिसे लीवर कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मानव श्वसन से छोड़ता है। तो मानव श्वसन से क्या छोड़ता है, तो मानव श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चार हमारे 4 यहाँ से, इनकी D इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है एक स्वस्थ मानव की लार यानी कि सलाइवा का pH अधिकतर के बीच रहता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की अगर सलाइवा ले लिए जाए तो उसका pH मान कितना रहेगा। तो उसका pH मान जो है 6.2 से 7.6 तक रहेगा। 3 हमारे इसका 70 हो जाएगा। अगला है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन के लिए संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, तो थायरॉक्साइन, यानी कि तीसरा हमारा इसका 70 हो जाएगा, ठीक है। अगला है
वक्र विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब, इसका इंग्लिश में क्या, इसे किडनी कहा जाता है। क्या किडनी, जो आप ये लिखा है यहाँ पे वक्र, तो इसको किडनी कहा जाता है। उसे जो है हेमोडायलिसिस कहा जाता है, यानी कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसको क्या, एक कृत्रिम किडनी लगा दी जाती है जिससे वो पूरा किडनी का काम करता है बाहर शरीर के, उसे हेमोडायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डायलिसिस में रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अपशिष्ट तरल पदार्थ को निकाला जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति की क्या है, किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, तो किडनी को, अब किडनी उसकी खराब हो गई तो किडनी क्या करता है, वो हमारा फिल्टर करता है, खून फिल्टर करता है, ब्लड फिल्टर करता है। तो किडनी अगर खराब हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन का जो काम है हमारी बॉडी में वो स्थगित रहेगा, वो नहीं होगा, जिससे कि और सारे जो समस्याएं होंगी तैयार होंगी। ठीक है, उसके लिए बाहर से किडनी के रूप में लगा दिया जाता है एक सिस्टम, मशीन, जिसे कृत्रिम किडनी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, डायलिसिस, उस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, और डायलिसिस जो दो प्रकार का हो सकता है, हेमोडायलिसिस और परिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो हेमोडायलिसिस जो होता है, रक्त को एक मशीन से साफ किया जाता है। यह मशीन रक्त को एक फिल्टर से गुजरती है जिसे डायलिजर कहते हैं। डायलिजर को कभी कभी कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो 76 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रक्त संवेदी अंगों में सहायता करता है। तीसरा हमारा सही उत्तर, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, अगला है, हाइपोथैलेमस से पतले आधार से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि को ही जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है। तो कौन सा तत्व है, तो ये आयरन है। क्या, आयरन है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ से कैंसरों, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। जो फेफड़ों का जो कैंसर हो सकता है, तो अधः कण यानी कि एस्बेस्टस जिसे कहते हैं कण, इनके कारण क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से इनके कारण जो कैंसर हो सकता है फेफड़ों का, याद रखिएगा। अगला है, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्के में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो किसकी सूजन है, ये आपको बताना, हेपेटाइटिस। तो 80 का हमारा सही उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अगला है, स्मॉल पॉक्स का टीका किसने किया था, यानी कि विकसित किसने किया था स्मॉल पॉक्स का टीका। तो ये विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने। ये यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को कंधे से सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना क्या कहलाता है। तो इसी मुद्रा में धीरे धीरे बने रहना ये कहलाता है बैक आर्चिंग। क्या कहलाता है, बैक आर्चिंग। आप लोग दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीव विषाणु से होता है। तो कौन सा रोग इनमें से चारों में दिया गया विषाणु से होता है। क्या, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये 6 रोग होता है। तो चिकन पॉक्स जो विषाणु से होने वाला है, तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं चिकन पॉक्स कुछ इस प्रकार का क्या होता है, चेहरे पे यानी कि सब जगह शरीर में ऐसे फोड़े पड़ जाते हैं, जिसे गांव में माता चेचक ऐसा कहा जाता है। अगला है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलाइड की बहुत मात्रा, अधिक मात्रा का कारण बन सकती है। एक शरीर में हमारे कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय पथरी की शिकायत भी होने लगती है। किसकी, पथरी की, याद रखिएगा। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है, अपोहन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो अपोहन की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है, तो 85 का हमारा 4 इसका, यानी कि वक्र यानी कि किडनी से संबंधित। किसने, किडनी की से। ठीक है, तो किडनी से संबंधित है। ठीक है, अगला है, मादा एनोफिलीज मच्छर किसकी संवाहक है। तो मादा जो एनोफिलीज मच्छर किसकी संवाहक है, तो 86 का हमारा सही उत्तर मलेरिया की है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, खाद्य विशेषता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो यानी कि जैसे खाद्य विशेषता इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, किसके कारण होती है, तो एक यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। अत्यधिक बासी भोजन है अगर खा लिया जाएगा तो उसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों को पड़ जाती है। देखिए फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग की क्या है, ये हेडेक होना,
और कुछ दर्द होना, टेंशन होना, ये क्या है, फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा मानव रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऑक्सियोपोरिसिस रोग संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरिसिस रोग किससे संबंधित है? तो अस्थि से संबंधित है। ठीक है, अस्थि मतलब हड्डी यानी कि बोन्स जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक मिनट आप देखिए, चित्र में देखिए, आपको दो बोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक लिखा है हेल्दी बोन्स और एक लिखा है ये। तो इसमें क्या होता है, जो हड्डी होती है इसमें बीच बीच में क्या दरारें आ जाती हैं। तो अगर आप कहीं भी ऐसे उठे बैठेंगे तो क्या है, हड्डी कहीं भी से भी ब्रोक हो सकती है, इनकी टूट सकती है। ठीक है, और ये क्या हेल्दी बोन्स है। तो ये इस बीमारी का लक्षण है। और ये बीमारी कहाँ कहाँ की बीमारी है? तो ये हड्डियों की बीमारी है, जैसे अस्थि कहा जाता है। अगला है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे से होने वाला रोग है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रोग है सिलिकोसिस। क्या? सिलिकोसिस। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, टेस्टिस तंत्रिका का एक भाग एक गंभीर रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले के कारण होता है। तो हमारा चौथा हमारा इसका सही उत्तर होगा जीवाणु। क्या? जीवाणु। टिटनेस कैसे होता है? अगर कोई नुकीली चीज है, कोई कील वगैरह है, क्या पैर में से लग जाती है, जो क्या है जंग लगी हो, तो उससे क्या टिटनेस हो जाता है। अगला है, वक्र की पथरी बनने का कारण नहीं है। तो यानी कि किडनी की पथरी बनने का कारण क्या नहीं? अधिक पानी पीना। तो ये कारण नहीं है, तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सोते समय स्लीप एपनिया से संबंधित है। यानी कि स्लीप एपनिया से संबंधित है खर्राटे लेना। किससे? खर्राटे लेना। देखिए ये व्यक्ति खर्राटे ले रहा है और ये सो नहीं पा रही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है जो जठर आंतरीय संक्रमण का कारण बनता है? तो कौन सा इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का हैजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जानवरों में होने वाला एक तीव्र विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है? तो कौन सा ऐसा रोग है? तो ये रेबीज है। क्या? रेबीज। और रेबीज कुत्तों के काटने से फैलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कालाजार उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा लीशमैन। अगला है, कौन सी बीमारी हृदय संबंधित नहीं है? तो जो कौन सी बीमारी है जो हृदय संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया जो है हृदय संबंधित बीमारी नहीं है। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिक्टेटस की कमी के कारण होता है। तो रिक्टेशन किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताएं। तो रिक्टेटस है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसमें? विटामिन डी के कारण। इसमें क्या होता है, आप लोग चित्र में देखिए, इसमें जो पैर कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। देखिए पैर कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ क्या झुक जाते हैं पैर, तो इसे रिक्टेटस कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको आज भी करवा दिए, प्रश्न करवा दिए, याद रखिएगा। ये PYQ प्रश्न है। क्या? PYQ है। तो हमारी जो बायोलॉजी की क्लास थी ये पूरी हो गई। ठीक है, बायोलॉजी की पूरी हो गई। इसके बाद मैं फिजिक्स के PYQ लेकर आऊँगा। इसके बाद केमिस्ट्री के लेकर आऊँगा। इसकी हिस्ट्री तो मैंने करवा ही दिया है, तो बने रहेगा हमारे साथ। और एक बार आप चाहें तो आप चैनल विजिट कर लीजिए, जिसमें RRB NTPC के लिए बहुत ही खास इसमें मैटर है। ठीक है, मटेरियल है, क्योंकि इसमें मैं PYQ करवा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।